So yeah. So, hi, this is Dr. Surabhi Sangwai. I'm a pediatrician and an IBCLC. I work in Nagpur, and today we are going to talk about breastfeeding support and basics. So, when does the mother require support? कब माँ को कब ज़रूरत होती है सपोर्ट की? इमीडिएट पोस्टमार्टम पीरियड मतलब कि डिलीवरी के बाद, ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे जब वो अस्पताल में भर्ती होती है 2-3 दिन आफ्टर डिलीवरी, डिस्चार्ज के समय और एनआईसीयू एडमिशन हुआ अगर उसके बच्चे का, तो उस समय एनआईसीयू के सिस्टर स्टाफ उसे सपोर्ट कर सकते हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल विजिट्स जब माँ सूचर रिमूवल या फिर कोई और तकलीफ लेकर पोस्ट डिलीवरी अस्पताल में विजिट करती है, दीज आर द टाइम्स जब मदर को सपोर्ट की जरूरत होती है। सो हु कैन प्रोवाइड द सपोर्ट? इट इज अ प्री नेटल नर्स जो माँ से तब मिलती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है, देन लेबर एंड डिलीवरी नर्स, postpartum nurse, and NICU nurse. So these are the four categories of paramedical staff who come in contact with the mother during these 4 phases of her pregnancy and delivery. So what if we try to classify broadly the type of support you are providing during these 4 phases? In the prenatal period, what you can provide is education of mother and the family. जब मदर आपके अस्पताल में आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री प्रेगनेंसी विजिट्स, द एंटीनेटल विजिट्स जिसे हम बोलते हैं, तो स्पेशली प्रीनेटल पीरियड में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन एजुकेट द मदर एंड द फैमिली regarding their making choice of how to feed the baby. काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, पर क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? तो जब माँ आपके कांटेक्ट में आती है ड्यूरिंग द प्रीनेटल पीरियड, तभी आप माँ को उसके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप उससे सॉल्व करके उनको उनको एक तरीके से मेंटल प्रिपरेशन करवा सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से बच्चे को फीड कराना है। सेकेंड पॉइंट मैंने इसमें निपल केयर के बारे में लिखा हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यू हैव टू माँ को हमें ये सिखाना होता है कि उनको अपने निपल की केयर बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ द निपल, बाय टेकिंग गुड मॉइस्चराइजेशन, हाइजीन मेंटेन करके उन्हें निपल की केयर करनी होती है टिल द एंड ऑफ द जेस्टेशन या टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी पीरियड, ताकि जब बच्चे का बर्थ हो तब वो निपल कटा ना हो, वो सोर ना हो या फिर वो अंदर दबा हुआ ना हो। ऑल्दो जो फ्लैट निपल्स की टेंडेंसी होती है उसे हम पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते जब तक बच्चा छाती से दूध लेने नहीं लगता, पर निपल का केयर करने के लिए हम माँ को प्रीनेटल पीरियड में थोड़ा एडवाइस दे सकते हैं सो दैट शी इज वेल प्रिपेयर्ड कि जब बच्चा छाती से अटैच होने का टाइम आएगा तो उसे किस तरीके से उसकी निपल्स को हैंडल करना होगा। सो ये पार्ट हम प्रीनेटल विजिट्स में माँ को हम दे सकते हैं एक एडवाइस की तरह या फिर एक काउंसलिंग की तरह। सो दिस रोल कैन बी वेल प्लेड बाय द सिस्टर्स हु आर वर्किंग विद द prenatal mothers during the antenatal care visits. Okay, the next important phase where the mother comes in your contact is the postpartum and post delivery phase. तो इसमें आपको क्या करना है? मदर एंड इन्फेंट का ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे माँ और बच्चे का स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जो कांगारू मदर केयर हम बोलते हैं, जो आप सबको पता है कि हमें WHO की तरफ से बताया जाता है कि कांगारू मदर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अर्ली इनिशिएशन मैंने इसमें मेंशन किया है पोस्ट पार्टम या पोस्ट डिलीवरी पीरियड में, इसके लिए जो सिस्टर्स जब लेबर और डिलीवरी के टाइम पे जो सिस्टर्स प्रेजेंट रहते हैं वो माँ को सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड। सो मदर एंड इन्फेंट कॉन्टैक्ट एंड अर्ली initiation and maintenance of breastfeeding should be taken care by the postpartum staff who are working with these type of mothers.
Another category is the postnatal. That means post discharge जब माँ दोबारा आती है आपके हॉस्पिटल में for suture removal or for any other complaint related to her own health, तो उस टाइम आप उनसे सिर्फ एक डायलॉग करके पूछ सकते हैं कि हाउ इज हर ब्रेस्ट फीडिंग गोइंग एंड इज शी फेसिंग एनी चैलेंज। तो जो चैलेंज उन्हें आते हैं इन पोस्टनेटल पीरियड, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हो। जैसे कुछ माँ को फ्लैट निपल्स की इश्यूज आते हैं, तो ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे ही अगर आप उन्हें अच्छे से ट्रेन कर दो कि किस तरीके से फ्लैट निपल्स को उन्हें फेस करना है या किस तरीके से वो उसमें भी फीड करा सकती हैं, तो ये चैलेंजेस आगे चल के आते नहीं। फिर भी अगर किसी माँ को ये चैलेंज आता है तो आप उन्हें रीइंफोर्समेंट कर सकते हो टू कंटिन्यू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके फायदे बताकर, या फिर उसके जो दूसरे जो उन लोग यूज करते हैं, लाइक सम फैमिलीज यूज काउ मिल्क, सम फैमिलीज यूज ट्राई टू यूज फॉर्मूला मिल्क इंस्टेड ऑफ मदर्स मिल्क, अगर उन्हें ठीक से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं बन पा रहा है तो वो अगर दूसरे सब्स्टिट्यूट्स यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें रीइंफोर्स कर सकते हो, मतलब उन्हें दोबारा समझा सकते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मूला फीडिंग। तो इस तरीके से आप पोस्ट नेटल विजिट्स के दौरान माँ को जो ये सपोर्ट अगर दे, तो इससे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स में बहुत फर्क आता है। another phase where you can come in contact with these mothers are during the NICU। ये बहुत important भाग होता है, क्योंकि NICU में जब कोई बच्चा एडमिट होता है तो यूजुअली वो या तो क्रिटिकली इल होता है या फिर उसे कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसके लिए उसे इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और उस दौरान बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखें कि आपको ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स यूज़ नहीं करने हैं ज़्यादा करके। आपको ये माँ को समझाना ज़रूरी है कि माँ का दूध ही आप NICU के बच्चे को भी दिया जा सकता है। ऑल्दो देयर आर कंडीशंस जब बच्चे को नील बाय माउथ रखना पड़ता है इन NICU, तो उस दौरान ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को नहीं दिया जा सकता। इवन इफ दीज कंडीशंस आर देयर, फिर भी आप NICU की सिस्टर माँ को ये समझा के हेल्प कर सकती है कि उनको एक्सप्रेस करते रहना चाहिए अपना दूध, लाइक टीच द मदर एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, सो दैट उनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई का रेगुलेशन ठीक से बना रहे। इवन इफ द बेबी इज नॉट टेकिंग मिल्क ड्यूरिंग द NICU स्टे, फिर भी मदर शुड एक्सप्रेस हर ब्रेस्ट मिल्क एंड कीप स्टोरिंग इट फॉर द बेबी व्हेन द बेबी इज एबल टू टेक द ब्रेस्ट मिल्क एज द बेबी गेट्स वेल इन द NICU। तो इसीलिए NICU सिस्टर्स को ये करना है कि अवॉइड द यूज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट, प्रमोट कंगारू मदर केयर, टीच मदर एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। तो स्टोरेज एंड हैंडलिंग में ये बात होती है कि यदि कोई माँ एक्सप्रेस करके आपको ये दूध स्टोर करने के लिए NICU में दे रही है, तो आपको इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। और जब NICU में काफ़ी बेबीज होते हैं तो आपको हर सैंपल को या फिर हर जो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का जो क्वांटिटी है या जितना भी उन्होंने दिया है, उसको आपको ठीक तरीके से लेबल करके रखना है, हर बच्चे का अलग रखना है। और यू हैव टू जब हैंडल करते हैं, हैंडलिंग का अर्थ ये होता है कि जब हम बच्चे को देना होता है तो इसे ठीक तरीके से वार्म करके बेबी को देना चाहिए। एकदम ठंडा दूध बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। सो ये ये आपको अप्रोप्रिएट इसके स्टोरेज और हैंडलिंग के जो केयर इंस्ट्रक्शंस है ये फॉलो करने होते हैं व्हेन NICU में आप बच्चे को एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है तब। ठीक है। सो व्हाट आर द टेक्निक्स यू नीड टू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद द ब्रेस्ट फीडिंग मदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्किन टू स्किन कांटेक्ट और कंगारू मदर केयर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट महत्व हर फेज में आता है, जो मैंने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में दिखाए थे, पोस्टपार्टम से लेके NICU के पीरियड तक। बच्चे को माँ के कांटेक्ट में रखने से माँ का मिल्क रेगुलेशन सबसे बढ़िया होता है, और बच्चे का जो ओवरऑल हीमोडायनामिक्स है, जिसमें हम बच्चे का टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट, ये सब हम देखते हैं फॉर अ करेक्ट हीमोडायनामिक स्टेटस, ये सब रेगुलेट होता है अगर बच्चा और माँ स्किन टू स्किन कांटेक्ट ले रहे हैं दिन में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार आधे आधे घंटे के एक ड्यूरेशन के लिए। सो इफ द बेबी इज इन जस्ट इमीडिएट पोस्टपार्टम स्टेज, तो सबसे स्किन टू स्किन कांटेक्ट का जो इम्पोर्टेंस रहता है दैट इज फॉर लेटिंग द मिल्क कम इन, मतलब मिल्क सप्लाई स्टार्ट होने के लिए ये बहुत ही मददगार साबित होता है कंगारू मदर के।
उसके बाद नेक्स्ट आता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, एक ब्रेस्ट क्रॉल करके कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे को हमें माँ की छाती से लगा के रखना चाहिए, जो माँ की छाती शुड बी ओपन, मतलब वो ढकी हुई ना हो। और बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो कॉर्ड क्लैम्प करने से पहले या कट करने से पहले भी अगर आप बच्चे को माँ के छाती से लगा के रखें थोड़ी देर के लिए, तो देखा गया है कि बच्चा ब्रेस्ट पे क्रॉल करके मदर के निपल को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करते हुए, एंड द बेबी स्टार्ट्स सक्लिंग. So breast crawl is a phenomena which has been demonstrated in babies जिनको immediate skin to skin contact immediately after birth मिला है. तो ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरीके का यदि आपके हॉस्पिटल में आप करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि आपके हॉस्पिटल के जो ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स हैं वो बहुत इम्प्रूव होने लगेंगे. सो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आप ब्रेस्ट क्रॉल के लिए कोशिश करें, बच्चे को माँ के छाती से लगा के उन्हें हेलो just a minute. Yeah, sorry for the interruption. So next is rooming in 24 hours. जो breast feeding hospital baby friendly hospital initiative करके एक concept होता है जो काफ़ी सारे sisters जानते हैं. जब हम एक accreditation लेते हैं BHFI का, तो इसमें हमें कुछ rules follow करने पड़ते हैं जिसके अंतर्गत hospital को ये मान्यता है. तो उसके अंतर्गत ये BHFI जो स्टेप 7 है उसमें ये कहा गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ के रूम में ही उसे रखा जाना चाहिए 24 आवर्स तक. तो जिसे हम कहते हैं रूमिंग इन फॉर 24 आवर्स. ये बहुत ही मददगार साबित होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होने के लिए, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होने के लिए ये रूमिंग इन फॉर 24 आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको फॉलो करना चाहिए. अगर आपके हॉस्पिटल में BHFI का अक्रेडिटेशन है तो यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस. बट अगर कोई नहीं कर रहे हैं या फिर जिनके यहाँ पे ये रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है, तो यदि आप ये स्टार्ट करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे आपके ये शेड्यूल्स में, तो दिस इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन इट इन योर रेट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इन योर हॉस्पिटल. सपोर्ट द मदर विद पोजिशनिंग इन अटैचमेंट. इसका मतलब है कि जब जस्ट बच्चा पैदा होता है तो माँ को, काफ़ी मदर्स जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उन्हें पोजिशन और अटैचमेंट का अर्थ पता नहीं होता या उन्हें इसकी कोई आइडिया नहीं होती है. सो इसीलिए जो सिस्टर इमीडिएट लेबर और डिलीवरी के टाइम पे पेशेंट के साथ रहते हैं, उनको मदर्स को ये पोजिशन और अटैचमेंट किस तरीके से करना है इसमें हेल्प करना बहुत अनिवार्य रहता है. दूसरी बात है कि माँ को निपल का केयर करना सिखाना आपका काम है, जिसमें माँ को ये बताना ज़रूरी है कि निपल को अच्छी तरीके से मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा साबुन लगा के उसे ड्राई नहीं होने देना है. और ज़रूरी है इसमें ये बात जानना कि जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है या फिर माँ उसमें से ब्रेस्ट मिल्क का रिसाव स्टार्ट हो चुका है, तो बार बार उसे पोंछने की ज़रूरत नहीं है या धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इनिशियल जो दूध आता है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिससे बच्चा माँ के पेट के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड के जो कंटेंट्स रहते हैं उसमें और माँ के ये इनिशियल जो दूध आता है उसमें कुछ सिमिलैरिटी रहती है जिससे बच्चा माँ के साथ कनेक्ट हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है अच्छे से. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनिशियल जो डेज होते हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग अभी ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, माँ बार बार अपने निपल को साफ ना करे. तो ये केयर ऑफ निपल आपको मदर्स को समझाना चाहिए. Then you have to know that baby takes around 5 to 10 ml only on day 1. ये बहुत ही important बात है क्योंकि फर्स्ट डे जो होता है जब बच्चा पैदा होता है
तब माँ और बच्चे दोनों को रिकवरी की ज़रूरत होती है, मतलब बिकॉज द बर्थिंग प्रोसेस जिसमें से वो गए हैं, बी इट अ नॉर्मल डिलीवरी और बी इट अ सी सेक्शन, ये दोनों भी चीज़ें माँ और बच्चा दोनों के लिए एक्सर्शन की प्रोसेस होती है। सो आफ्टर द बेबी इज बॉर्न, यूजुअली हम देखा गया है कि बच्चे थोड़े से स्लीपी रहते हैं उस पहले 24 आवर्स में, इसीलिए उन्हें बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हर 2 घंटे में उठा के दूध पिलाना, एक्सेप्ट अगर कुछ सिचुएशंस है जिसमें मदर को डायबिटीज था और बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, तो उस केस में हमें बेबी का ब्लड शुगर टेस्ट करके अकॉर्डिंगली उन्हें फीड कराना पड़ता है। या फिर अगर बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम है, तो उस दौरान भी हमें देखना पड़ता है कि बेबी का जो शुगर लेवल है या फिर वो कम नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हमें एवरी 2 to 3 आवर्स बेबी को फीड कराना चाहिए। सो ये कंडीशंस कम होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे हेल्दी होते हैं, और हेल्दी बच्चे जो होते हैं फुल टर्म विथ गुड बर्थ वेट, उन बच्चों को यूजुअली ये फॉलो करना होता है कि जब बेबी डिमांड करे तब उन्हें दूध पिलाना चाहिए। तो आइडियली बेबी टेक्स अराउंड 5 to 10 ml ऑन डे 1, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अवॉइड ओवरलोडिंग फॉर्मूला मिल्क या फिर अदर मिल्क सब्सटीट्यूट्स एवरी 2 आवर्स, which is a common practice in many of the hospitals in India. Another thing which I want to share here is the correct infant latch-on position, which probably all of you must be knowing, but just a revision for all of you so that जब आप माँ से ये बातें शेयर करते हैं या फिर उन्हें सिखाते हैं, तो आपके भी दिमाग में ये चित्र बना रहे हमेशा। करेक्ट लैच ऑन पोजिशन के लिए माउथ शुड कवर द एरियोला एंड लिप्स शुड बी फ्लैंच्ड आउट। फ्लैंच्ड आउट का मतलब एक फिश के माउथ की तरह ये लिप्स इसके बाहर होने चाहिए, इस तरीके से ये एंगल होना चाहिए जिसमें अपर लिप और लोअर लिप अच्छे से खुला हुआ है, और बहुत सारा एरियोला का पार्ट अलोंग विद द निपल बच्चे के मुंह के अंदर है। इस पोजीशन को हम करेक्ट लैच ऑन टेक्निक बोलते हैं। यदि माँ ये नहीं कर पा रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे हम ये पोजीशन अटेन करने के लिए मदद करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ बिग इज अ न्यूबॉर्न स्टमक। तो ये एक आइडिया आने के लिए आपके लिए मैंने ये चित्र यहाँ पे लिया है। डे 1 के जो बच्चे रहते हैं उनका जो स्टमक साइज रहता है दैट इज अराउंड अ साइज ऑफ अ चेरी। तो ये कुछ 5 से 7 ml का इसका वॉल्यूम रहता है, जो कि रहता है इक्विवेलेंट टू 1 to 1.4 टीस्पून। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर बच्चा सिर्फ इतना ही ले सकता है तो हमें उन्हें व्हाई शुड वी एक्सपेक्ट देम टू टेक लाइक आधा कटोरी दूध या 1 कटोरी दूध हम उन्हें क्यों पिलाएं जब उनके स्टमक की कैपेसिटी ही इतनी कम है। तो इसीलिए यदि आपको ये बेसिक्स पता हो तो आप माँ को भी ये समझा सकते हैं और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी ये ला सकते हैं कि हम बच्चे को ओवरलोड ना करें। ऑन डे 2 इट इज द साइज ऑफ अ वॉलनट, जो एक अखरोट के साइज के जैसे रहता है। सो ये 22 to 27 ml रिटेन कर सकता है। ऑन फर्स्ट वीक ये एप्रिकॉट की तरह, मतलब ये इस तरीके से ग्रो होता है, और 1 महीने के करीबन जब बच्चे होते हैं तब वो जाके 80 to 150 ml रिटेन कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ग्रेजुअली उनका जो एपेटाइट होता है वो इंक्रीज करना पड़ता है। इट इज नॉट, ये जो एक कॉमन मिथ है कि एवरी 2 आवर्स बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए, ये एक्सेप्ट फॉर सम सिचुएशंस ये जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जब आपके पास मदर आती है। एक तो वो प्राइमी ग्रेविडा रहती है, जबकि फर्स्ट टाइम मदर रहती है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहती कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या होने वाला है और किस तरीके से उसे दूध पिलाना है, या फिर उसका डिफिकल्ट लेबर हुआ होता है, बहुत उसे फटीग आया होता है क्योंकि उसने काफ़ी पुश किया होता है और उसकी पूरी एनर्जी जा चुकी होती है, तो माँ किसी भी हालत में नहीं रहती कि वो बच्चे को पकड़ पाए या बच्चे को दूध पिला पाए। सी सेक्शन हुआ रहता है तो बाद में माँ कुछ देर के लिए कुछ घंटों के लिए वो उठ नहीं पाती है, या फिर किसी मदर के बेबी को एनआईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, या फिर वो प्री मेच्योर बच्चा होता है जो कि क्रिटिकली इल भी हो सकता है आगे चल के। तो ये सब चैलेंजेस हैं जहां पर माँ के ब्रेस्ट फीडिंग में आपको उसे मदद करने की जरूरत पड़ेगी। सो इमीडिएट पोस्टमार्टम में आपको क्या करना है, मतलब जब बच्चे की माँ की डिलीवरी हुई है तो इमीडिएट जो पोस्टमार्टम पीरियड होता है उसमें आपको क्या करना होता है, यू हैव टू एजुकेट द मदर एंड स्पेशली द फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में फैमिली के मेंबर्स को भी समझाना कि हमें बच्चे को माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है।
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के आपको उनको फ़ायदे समझा के और उन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करना कितना ज़रूरी है, ये हमें उनकी फैमिली को भी समझाना पड़ता है अलोंग विद द मदर। क्योंकि यहाँ पर मदर जो बहुत पेन से गुज़री होती है, बहुत चैलेंजेस से जूझ रही होती है, उस टाइम वो सिर्फ़ वो जो भी सुनेगी वो उसे फ़ॉलो करना चाहती है। लेकिन फैमिली का सपोर्ट होना और फैमिली को समझाना ये हमारा काम क्यों है? क्योंकि जब तक माँ हमारे केयर के अंडर है, जब तक अस्पताल में है, आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें और उसी टाइम फैमिली भी ये देखे कि माँ को कितना सपोर्ट लगता है और कितना सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप फैमिली को भी ये सिखा पाएँ तो आगे चल के मदर और बेबी के लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अनदर थिंग इज़ रिकवरी ऑफ मदर। ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है क्योंकि देखा गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है स्पेशली हमारे सेटअप्स में बहुत सारी भीड़ आ जाती है बच्चे से मिलने के लिए और माँ से मिलने के लिए, बधाइयाँ देने के लिए। तो रिकवरी क्यों इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इतना माँ गुज़र चुकी होती है पेन और जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, सब चीज़ों से गुज़र रही होती है, तो शी नीड्स रेस्ट। इवन द बेबी नीड्स रेस्ट, तो रिकवरी ऑफ मदर एंड द बेबी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस दौरान ये जो जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो उस समय वहाँ उपस्थित रहते हैं, जो सिस्टर्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं फैमिली और अदर मेंबर्स को समझाने का कि हमें मदर की रिकवरी अभी उसे होने देनी है और आपको अवॉइड करना है उनसे मिलने के लिए बच्चे को ज़्यादा क्राउड से एक्सपोज कराना उचित नहीं है। ये सब समझाना आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो सकता है इसमें। अनदर थिंग इज इन्फेंट रेडीनेस टू फीड या हंगर क्यूज जिसे हम बोलते हैं। ये भी माँ को समझाने के लिए आपको भी ये पता होना चाहिए कि बच्चा कब रेडी है फीड के लिए, ये हम मदर को समझा पाए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेक्ट टेक्निक्स जिसमें मैंने बताया कि आपको करेक्ट लैच ऑन टेक्निक और माँ को पोजीशन समझाना ज़रूरी है। कंगारू मदर केयर जिसमें हम बच्चे को माँ की छाती के पास माँ के स्किन और बच्चे के स्किन को टच करके और ऊपर से एक शॉल ओढ़ के उसको गर्माहट मिले, इस तरीके से हम ये कंगारू मदर केयर हमें बच्चे को मदर को सिखाना चाहिए और करवाना भी चाहिए। रीइंफोर्समेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एडवांटेजेस जो कि मैंने बोला, आपको उनके फ़ायदे सिखाने चाहिए और सपोर्ट द मदर इन देयर चैलेंजेस। तो चैलेंजेस जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए थे, उस तरीके के जो भी चैलेंज आप फेस करते हैं, वो हर एक कंडीशन में आपको अकॉर्डिंग सपोर्ट मदर को देना है। तो इन्फेंट हंगर क्यूज मैं आपको भी थोड़ा इसमें समझाती हूँ क्या होता है। बेसिकली हंगर क्यूज मतलब बेबी कब रेडी है फीड के लिए, ये समझना और समझाना आपको भी आना चाहिए। जिसमें अर्ली हंगर क्यूज में बच्चा थोड़ा जगता है, थोड़ा अलर्ट होता है, मुंह खोलता है, यॉन करता है, एक तरफ मुंह करता है जिसमें वो माँ की छाती को ढूंढने की कोशिश करता है या सोर्स ऑफ फूड को ढूंढने की कोशिश करता है। इसी को हम रूटिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, माउथिंग रिफ्लेक्स या रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये चौथे पिक्चर में बच्चा हाथ अपना मुंह के पास लेकर जा रहा है एंड ही इज ट्राइंग टू सर्च सम सोर्स ऑफ फूड, और ये बाद में थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये उसे सकल करने लग जाता है, उसे चूसने लग जाता है। तो ये सब जो क्यूज होते हैं, ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि अब बच्चा रेडी है फीड करने के लिए। और इस दौरान अगर बच्चे को फीड के लिए मदर लेती है, अटैच कर लेती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो ये जर्नी है या फिर जो एक्सपीरियंस है, ये बहुत आसान हो जाता है। और जब बच्चा रोने लगता है, इसका मतलब कि वो काफी हंग्री हो गया है एंड दैट कम्स अंडर द लेट हंगर क्यू। तो इसीलिए हमें उनको समझाना ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रोने से पहले ही माँ को उसे अटैच कर लेना चाहिए। इसमें मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि अर्ली हंगर क्यूज़ व्हेन पिक्ड अप हेल्प इन बेटर अटैचमेंट ऑफ द बेबी एंड एड्स इन बिल्डिंग मदर्स कॉन्फिडेंस टू फीड द बेबी। इसमें मदर का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बढ़ जाता है कि उसने सही समय पे बच्चे को अटैचमेंट के लिए ले लिया, और एक बार बच्चे का सकलिंग माँ की छाती पे चालू हो गया, तो ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सब मदर्स को ये समझाना ज़रूरी है कि ट्राई टू कैच योर बेबीज फीडिंग क्यूज अर्ली इन द साइकिल टू अवॉइड क्राइंग एंड बिगिन ब्रेस्ट फीडिंग। और अब एनआईसीयू में यदि कोई बच्चा आता है तो हमें किस तरीके से उसकी केयर लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवॉइड गिविंग ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, जो कि मेजोरिटी एनआईसीयूज में
क्योंकि मदर अवेलेबल नहीं है इसीलिए हम फॉर्मूला दे रहे हैं, इस तरीके का रीज़न बता के मोस्टली बच्चों में फॉर्मूला मिल्क ही स्टार्ट किया जाता है। तो हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हम कहाँ तक बच्चे की माँ को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माँ से बात करें और उन्हें हम मोटिवेट करें कि आप वो आके एक्सप्रेशन करके हम बच्चे के लिए दूध जमा करें। इवन इफ बच्चा इल है, बीमार है, अभी दूध निल बाय माउथ है, दूध का कोई इंडिकेशन नहीं है, फिर भी माँ को क्यों समझाना ज़रूरी है? क्योंकि इससे माँ को एटलीस्ट ये एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि शी इज़ प्रोड्यूसिंग मिल्क फॉर द बेबी हू इज़ बोर्न टू हर। तो इसीलिए अगर आप अवॉइड करेंगे, अगर आप माँ का दूध अवेलेबल रहे और वही आप बच्चे को देंगे तो इट हेल्प्स इन mother's milk has shown to improve the intensive babies health, इंटेंसिव केयर में जो बेबी है उसका हेल्थ बहुत अच्छे रेट से वो इम्प्रूवमेंट आता है इवन इन सेप्टिसीमिया बेबीज ऑल्सो। तो टीच द मदर एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो ये आपको उनको एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सिखाना ज़रूरी है even if she is not able to attach the baby directly to the breast when the baby is in NICU। इन्फेंट रिफ्लेक्सेस जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, रूटिंग रिफ्लेक्स, सकलिंग रिफ्लेक्स, माउथिंग रिफ्लेक्स, ये सब रिफ्लेक्सेस आपको पहचानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप एनआईसीयू में काम करते हैं और यदि कोई बच्चा ये रिफ्लेक्सेस एग्जिबिट कर रहा है तो उस दौरान आपको समझ में आना चाहिए कि ये अब फीडिंग का समय, ऑल्दो हमारे चार्टिंग के हिसाब से हम फ्लूइड इनटेक, आउटपुट ये सब मैनेज करते करते हम बच्चों को करेक्ट तरीके से दे ही रहे होते हैं, लेकिन इन्फेंट रिफ्लेक्सेस को देखना भी ज़रूरी है क्योंकि उस तरीके से हम उनकी जो एक इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर हम नोट कर सकते हैं। प्रमोट केएमसी एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एनआईसीयू के सिस्टर स्टाफ का क्योंकि मदर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होती है ये जान के कि बच्चा एनआईसीयू में भर्ती है और बीमार है और शायद बहुत क्रिटिकल भी है, लेकिन इवन इन वेरी क्रिटिकल बेबी स्किन टू स्किन कांटेक्ट हैज प्रोवन टू गिव गुड रिजल्ट्स इन देयर रिकवरी और इससे बहुत सारे जो डेबिलिटेटेड चिल्ड्रन होते हैं वो बाहर आते हैं एनआईसीयू से भी। So skin to skin contact has shown like wonderful results in promoting good health in the NICU babies as well। तो इसीलिए आपको कंगारू मदर केयर और स्किन टू स्किन कांटेक्ट के सेशंस माँ से करवाना बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी कहा था कि इफ देयर आर 5 to 6 मदर्स कमिंग अप एंड गिविंग यू एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, तो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप हर सैंपल को लेबल करके अच्छे से स्टोर करें और उसका भी आप एक अकाउंट रखें कि किस तरीके से वो दूध यूज हो रहा है और फिर उसे कब डिस्कार्ड करना है। अगर 4 घंटे से ज्यादा वो दूध बाहर रह गया तो उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू कॉल द मदर एंड टेल कि she has to bring another sample of express breast milk। तो लेबल करके स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ द बेबी इज क्रिटिकली इल एंड निल बाय माउथ, आपको माँ को ये बताना जरूरी है कि शी शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग ब्रेस्ट मिल्क एंड स्टार्ट कलेक्टिंग फॉर द बेबी व्हेन द बेबी इज गुड इनफ टू टेक द ब्रेस्ट मिल्क। गाइडलाइंस ऑफ यूजिंग द एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो मैंने बताया, 4 आवर्स में अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है दूध तो आप 4 घंटे के अंदर का यूज कर सकते हैं। अगर रेफ्रिजरेट कर रहे हैं तो 24 आवर्स के अंतर्गत आप वही मिल्क सैंपल फिर से यूज कर सकते हैं। एंड आस्क द मदर टू कलेक्ट एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क इन अ फ्रेश बॉटल एवरी टाइम so that it is made that sterile conditions are taken care of every time। और इसके बारे में आपको मदर को भी ये सिखाना पड़ता है। एडिशनल सपोर्ट ड्यूरिंग बेबीज एनआईसीयू स्टे, ये एनआईसीयू के सिस्टर्स के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि एनआईसीयू में जब बच्चा जाता है तो ये बहुत ही दुखद घटना होती है पूरी फैमिली के लिए, मदर के लिए स्पेशली, जो 9 महीने अपने बच्चे से कनेक्टेड रहती है और अचानक कुछ हो जाता है जिस वजह से एनआईसीयू में बच्चे को लेकर जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डिंग जो रहती है ये एनआईसीयू की सिस्टर स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, जिसमें मदर का इमोशनल स्टेटस बहुत मैटर करता है बिकॉज इससे उसका दूध का प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ रहता है। तो उनके स्ट्रेस को कम करना और उनके साथ मोटिवेटिंग बातें करके उनको उनके बच्चे का उनके बच्चे से मिलवाना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना, ये सब जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं ये उनसे बात करना कि उनका बच्चा कैसे रिकवर हो रहा है,
ये सब टेक्निक से आप मदर का जो एक मेंटल स्टेटस है वो बहुत अच्छा मेंटेन करने में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और ये देख लीजिए, ये एक पिक्चर मैंने इंक्लूड किया है। ये एक प्रीमेच्योर बेबी है जो जो शायद वेंटिलेटर पे भी है। फिर भी ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट इसकी मदर इसे दे रही है। शी इज अलाउड टू गिव दैट एंड दिस बेबी इज रिकवरिंग क्वाइट वेल। तो इवन इन प्रीमेच्योर बेबी स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आपके प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स रहते हैं और इसमें बच्चों के जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी देखी गई है। सो रोल ऑफ पैरामेडिक्स, जो मैंने इस पोस्टर का टैगलाइन भी रखा था कि नॉलेज, एक्शन, अकाउंटेबिलिटी और फॉलो। तो सपोर्ट बेसिकली हम इस तरीके से मदर्स को दे सकते हैं यदि हमारे पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, अगर हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और अगर हम ठीक तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं। तो ये जो सपोर्ट, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सही तरीके से फुलफिल होता है। और रोल ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर है जो मदर के कांटेक्ट में आते हैं विद डॉक्टर एंड द हॉस्पिटल अथॉरिटीज। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं आप, जिनसे माँ जुड़ी होती है, और स्पेशली जो बातें डॉक्टर से शेयर नहीं कर सकती वो बातें आप लोगों से शेयर करते हैं मदर्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ये लविंग नेचर होता है एंड यू आर नोन फॉर दिस। तो अगर आप उसमें थोड़ा नॉलेज और ये एक्शन और थोड़ी अकाउंटेबिलिटी और फॉलो अप की आदतें अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग नियर क्लोजर टू योर patients and closer to your service as well. So so with this I am reaching the end of the presentation, जिसमें मैं आपको ये कुछ key points highlight करना चाहूँगी कि paramedics in obstetrics and gynecology and NICU play a very important and vital role in early initiation. Early initiation is very important, क्योंकि अगर आप imagine करें कि hospital stay के दौरान अगर mother बिल्कुल भी breast feed नहीं कर पाती है, तो वो घर जाके उसके breast feeding करने के जो rates होते हैं वो बहुत सीवियर ड्रॉप डाउन होते हैं। और फिर हम कुछ दिन बाद, जब 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जब माँ से मिलते हैं, तो शायद वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर चुकी होती है और वो कहती है कि मुझे पॉसिबल नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना। सो अर्ली इनिशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल when the mother and the baby are with you in the hospital. So support the mother to learn exclusive breastfeeding during hospital stay. ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और मेरा आज का ये हाईलाइट भी है इस प्रेजेंटेशन का, जिसमें आप एजुकेट द मदर एंड फैमिली वेरी वेल। जो एजुकेशन आप उनको देंगे वो बहुत काम आता है उनको बाद में भी उसका यूज करने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप अगर इसके फायदे माँ को समझाएंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क अगर वो हॉस्पिटल के स्टे के दौरान ही चालू करें, तो इससे उनका ब्रेस्ट मिल्क का रेगुलेशन होना बहुत आसान हो जाता है। And timely referral to a lactation consultant helps in achieving good rates of exclusive breastfeeding. इन सब के बावजूद, आपके इतने सपोर्ट के बावजूद भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सही में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसमें लैक्टेशन कंसल्टेंट का रोल होता है। तो ऐसे केसेस में आप एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं, जिसमें आप करेक्ट रेफरल अगर आप लैक्टेशन कंसल्टेंट को करें, तो माँ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने में कुछ मदद मिलेगी। एंड विद दिस I'd like to share these two resources. मैं चाहूँगी कि आप सभी इस एक स्लाइड का एक फोटोग्राफ ले लें, क्योंकि ये मैं चैट बॉक्स में नहीं डाल पा रही हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ दीज रिसोर्सेज विच आई हैव कोटेड फॉर यू। ये आपके बहुत काम आएंगे टू हेल्प यू अपडेट योर स्किल्स, एंड दीज आर टू इम्पॉर्टेंट। ये रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का ये एक आर्टिकल है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट स्पेशली व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिंग स्टाफ, ये इसमें गाइडलाइंस दिए हुए हैं। तो आप इसे पढ़ के आप अपने प्रैक्टिस में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और दूसरा है ये WHO का न्यूट्रिशन, जिसमें हम इन्फेंट ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स क्यों नहीं यूज करने चाहिए, उसके सब कारण बताए गए हैं। और इस तरीके का पब्लिकेशन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसके फायदे और आप आपके पेशेंट से भी ये डिस्कस कर सकते हैं। सो जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस फॉर योर बेनिफिट।
So these are the resources which I want to share with you for today's workshop. And here I come to end with a nice quote for you all. Being a nurse is not all glamour and high fashion, but it is always rewarding. And you play a very important role in healthcare system, and especially the obstetrics and the NICU sisters are doing wonderful job. And I hope I have made some difference to your ongoing practices. I will be more than happy to connect with you all. You can connect with me on this given email ID and my phone number. And now I will just share with you a simple video. So for what I have spoken, and then we can start the question answer session. So just a moment. Just one of you can unmute and tell me whether this is visible to you. Any one of you can just unmute and tell me. Can Arushi tell me? Yeah, I think I'm visible now. So is it visible to you? Can just one of you tell me? Okay, so Tamanna just told me that it's visible. Okay. So this is a breastfeeding support peer counselor. She's trying to help. Yeah. Their difficult start. Just for attaching him, you could try attaching him in cross cradle. Do you know what I mean by that? Is that where I think see where you put your arm across like that? That's right. And aiming nose to nipple. Nikki shows Teresa how to achieve good attachment. Bring the baby's nose directly opposite the nipple. Let his head tip back a little so his top lip can brush against your nipple. This should make him open his mouth. When his mouth is wide open, bring him quickly to the breast with his head back and chin leading. The baby can then take a large mouthful of breast, not just the nipple. The breast will be drawn deep into his mouth, so your nipple will go all the way back to the soft part of his mouth and you won't get sore. So, once your baby's head has tipped back, your nipple will brush his top lip. Wait for the इस whine तरीके से gate, आपको समझाना है. then bring your baby quickly to the breast, chin leading. In this position, feeding will be comfortable and your baby will be able to take all the milk he needs. So long as you've got your position and attachment right, it should be like that. It should be nice and relaxed and enjoyable. So देखिए मदर कितनी खुश है. So now I'll keep the session open for question and answers. I'll just change the settings. Wait a moment.
So you can unmute yourself and ask your questions if there are any. आपके पास कोई सवाल होंगे तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं. Ma'am, I have a question. Yes. Right. So, ma'am, if there's a difference between what the gynac is recommending and Hmm. your pediatrician recommend kar rahe hain versus a lactation counselor, Hmm. and since if say we only have a lactation counselor degree, then we are not a doctor yet, right? Okay. How do we resolve that conflict कि patient gynac की बात सुने, हमारी बात सुने या pediatrician की बात सुने? So can you just give me an example? I mean, Sure, in ma'am. what For way you example, are I asking? had two kids, and Hmm. like whenever we didn't have a lactation counselor available at the time, so Yeah. if we asked the gynac, वो हमें obviously patient friendly advice she would give Okay. regarding lactation. Yes. Nutrition would say, "nahi, please do continue lactation, continue breastfeeding till maybe 2 years." Yeah. Hmm. But gynac would say, if you're not comfortable after a year, so that जो conflict है, which you get two Yeah. different advices from doctors, Yes. and as a counselor, we would definitely say no, continue breastfeeding. Continue as much as breastfeeding. possible. Yes. So how would one? ओके सो इसमें ऐसा होता है कि देखिए डेफिनेटली आपका सवाल वैलिड है. इसमें किसे फॉलो करें ये मैं ऐसा पिन पॉइंट नहीं बता सकती. बेसिकली लैक्टेशन मैं खुद भी एक पीडियाट्रिशियन एज वेल एज लैक्टेशन का कंसल्टेंट हूँ. Right. तो पेशेंट फ्रेंडली एडवाइस जो देते हैं आपको डेफिनेटली उनको ही फॉलो करना चाहिए. बेसिकली लैक्टेशन ओवरऑल इटसेल्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराना या नहीं कराना ये पेरेंट्स का चॉइस होता है. ठीक है. इसमें जो चैलेंजेस आते हैं उससे आप जूझ के अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि नो आई वांट टू स्टॉप फीडिंग, सो इट इज कंप्लीटली द मदर्स चॉइस एंड इट शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड. सो अगर हम इसे देखते हैं तो वी कैन नॉट से कि हमें बच्चा बताएगा कभी कि कब इसे बंद करना है. सो इसीलिए यू टेंड टू सीक एडवाइस टू द डॉक्टर टू आस्क टिल व्हेन इट इज रिकमेंडेड. A doctor can tell you about the recommendations which are mentioned and जिसका research होता है या फिर जिसका वाजिब एक रीजन होता है वो आपको बताते हैं. बट दे वो आपको फोर्स नहीं कर सकते. सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स खुद डिसाइड करें कि उन्हें रिकमेंडेशन फॉलो करना है या दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड. इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें माँ को कुछ डिफिकल्टीज आती हैं ड्यू टू जॉब और ड्यू टू बाइटिंग इश्यूज या फिर ड्यू टू सम अदर इश्यूज जिसमें वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं या करना नहीं चाहती हैं. सो इट इज कम्प्लीटली देयर कॉल कि वो कब बंद कराना चाहें. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 months इज द मोस्ट रिकमेंडेड वर्ल्ड ओवर और वो उतना कराना ही चाहिए कम वॉट एवर में. बस इसमें भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं या फिर कुछ इंडिकेशंस है जिसमें बच्चे को हम नहीं करा पाते हैं फीड या फिर देयर इज सम लैक्टेशन फेलियर गोइंग ऑन. तो उन केसेस में मतलब ये सब रेयर केसेस हैं जो होती हैं जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं बच्चे. तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उस तरीके का एडवाइस आप ले सकते हैं. और इसमें मैं ये एक और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप एक ही चीज़ के लिए गायनेक और पीडियाट्रिशियन का सलाह लेंगे तो प्रोबेबली इसमें हमेशा थोड़ा वेरिएशन रहेगा क्योंकि जो ओरिएंटेशन होता है पीडियाट्रिशियन का वो बच्चे से रिलेटेड रहता है और गायनेकोलॉजिस्ट का ओरिएंटेशन वो माँ से रिलेटेड रहता है. तो इसीलिए आपको एडवाइस में थोड़ा फर्क हमेशा ही नजर आएगा. या इज दैट ओके तमन्ना? Yes, ma'am. Thank you so much. Yeah. Yes. Anyone else? You can unmute yourself and ask if somebody wants to ask a question. Yeah, I'll wait for 5 more minutes. Okay, if not questions, you can just tell me if you could understand the session or आप समझ पाए.
There are people from Mahir Hospital. Yes, is there anyone who wants to ask any question? I think, can somebody tell me if you are having any problem in unmuting yourself? I've changed the settings. Pradnya, do you want to ask any question? Hello, Aarti. I think there are no questions coming up. So, Ma'am, may I ask one? yeah, you can. Ma'am, in the Indian setting, Katiba, there are these initial. Your voice is little meek, Tamanna. Can you just increase the volume or? Sure, sure. Yeah. Ma'am, in the Indian setting, there are these initial different kind of things that some families want to give to the baby on birth, which obviously, I'm still not able to hear. Sorry. actually, there's some background noises. Yeah, just a moment. I'll first take it. Let me find out who's. I hope it's gone. Right now, can you hear me, ma'am? Yeah, yes. Tell me. Ma'am, I was saying, जैसे Indian setting में काफी बार there are these traditional things that people want to give the baby, मतलब the family wants to give at birth, and of course now doctors and everybody says no for those. Yeah, Apart from breast milk, they want to give. Sometimes they call it. I don't know what it's called, but goatee. some Yeah, mixture. Right. some mixture of, yeah. Correct. So obviously we don't recommend that anymore. Yes. But how do you deal with that as a counselor in a hospital? Like, say the elders of a family are saying Yeah. that. So And basically, yeah, okay, you can complete. sorry, and sometimes, so actually, my mother is a gynecologist, and Yeah, sometimes she says that, chupke also people do it. yeah, yeah. So how do we just educate them, I guess, right? Like, how do you? Yes, yes. You basically have to educate them because see what they are going to do at home is not at our hands. So Right. what when they are in the hospital, it is our responsibility to teach them, guide them appropriately. And in today's times, when like the mothers are taking help of Google and reading up a lot of stuff and coming in the hospital, and they ask relevant questions to the doctors and the staff as well. So we at the same time, it is very important for us to keep ourselves updated with what they may ask you, or what they are asking. You should be able to give them relevant answers, and especially for things which they want to give traditionally, it is very important to understand that you should not hurt their traditional values by saying no, ye to chalta hi nahi hai, ye sab nahi. But you have to on the other hand, you have to make them understand that these are the things which are not required for the baby, because the breast milk is enough for giving them so many good things, for immunity, so many proteins, calories,
and minerals, whatever is required is being provided by breast milk. So on the contrary, instead of condemning them for not giving booty or not giving what they want to give, you have to just reinforce on the importance of breastfeeding. So if you try to reinforce on the importance of breastfeeding and tell them that other things are not required, you first have to understand the maybe their status of mind, from the background they come, and it should not hurt their sentiments. So we should not be we should take care of that emotional balance too while dealing with such patients. Yeah. Is that fine, Tamanna? Yes, ma'am. Thank you. Yeah. So I think we are not getting much questions. So it was great interacting with you. If I can just know some feedback from few of you, it will be really great, because since the beginning of the session, you all are unmute and I've not been able to see you also. So can you just unmute yourself and start your videos for a moment? All of you? Or maybe some of you who are there to attend. So I think all of you them are busy. So yeah, thank you, Tamanna. It was great for me too. So I'll be switching off the session now. It was great interacting with you. And for any queries, you can just ping me on my number. I'll just share it with everyone. Okay, so thank you everyone. It was great interacting with you all. And now I would be